हेलो स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे। लिनक्स क्या है, लिनक्स का स्ट्रक्चर, उसके ओवरव्यू, उसकी हिस्ट्री इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ रहे हो। ठीक। तो जैसे कि हमने अभी तक जो पढ़ा था ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक। तो यूजर्स तक पहुंचाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे वेंडर्स के द्वारा मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, मैक वालों का मैक ओएस है, एप्पल के द्वारा दिया जाता है, और एंड्रॉयड गूगल का। तो ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी न किसी वेंडर के माध्यम से वितरित हैं यूज़र्स को। तो लिनक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यह अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कैसे है। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एक ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक और मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब अगर साधारण भाषा में समझें आप तो यह सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में अवेलेबल होगा। फ्री में आप इसके बस डाउनलोड कर लीजिए इसको इसकी वेबसाइट से, और आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। न कि विंडो की तरह। विंडो में क्या होता है कि आपको उसको परचेज करना होता है, तब जाके आप उसका पूरा प्रीमियम वर्जन फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स के केस में ऐसा नहीं है। लिनक्स एक जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। यह अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यूज़र और हार्डवेयर यानी डिवाइस के मध्य इंटरफेस का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यूनिक्स भी लिनक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की तरह। जो लिनक्स है ये यूनिक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यूनिक्स को ध्यान में रख के ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बनाया गया है, और इसकी कोडिंग जो है वो सी भाषा में की गई है, और इसके लिए GNU C कंपाइलर का यूज़ किया गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो पता ही है आपको, प्रोग्राम्स का समूह होता है। सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। लिनक्स का इस्तेमाल अच्छा, अब लिनक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर है आपने तो नहीं देखा होगा, क्योंकि जो लिनक्स है ये टोटली अच्छा। लिनक्स में दिक्कत ये है कि लिनक्स जो है इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इसमें ढेर सारे कमांड्स है। अपितु इसका GUI मोड भी है, मतलब जिसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला मोड भी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया आम यूजर्स के मध्य जितना कि विंडो है। ठीक है, आम यूजर्स अर्थात वह जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में कोई जानकारी ना हो। ठीक। तो लिनक्स का इस्तेमाल हाथ की घड़ी यानी रिस्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक किया जाता है। ठीक। अब हम लिनक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिनक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। ठीक है। ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक, यहाँ पे एक कॉमा होगा जो कि इसको अलग करेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कुछ विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या क्या टास्क पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी इत्यादि। तो ये सब कुछ ना कुछ इसकी स्पेसिफिक फंक्शन होंगे जिनके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? कर्नल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल मोनोलिथिक, माइक्रोलिथिक कई प्रकार के होते हैं, और ये अलग डिटेल में आप इसके जाएंगे तो कर्नल के बारे में भी आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इतना जानिए कि कर्नल जो होता है ओएस का कोर है। कोर मतलब इसका जो जड़ समझ लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होता है? कर्नल है। यह डिवाइस एवं सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है तथा सिस्टम के रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। मुख्यतः इसकी चार रिस्पॉन्सिबिलिटी
निम्न है, मतलब जो हमारा कर्नल होता है इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डिवाइस मैनेजमेंट, जितनी भी डिवाइसेस रिलेटेड है सिस्टम से उसका मैनेजमेंट करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, प्रोसेस का मैनेजमेंट, जो भी साधारण ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं वही कर्नल का भी होगा। हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स, सिस्टम कॉल मतलब आपके सिस्टम में जो भी इवेंट घटना घटित होती है उससे संबंधित एक सिस्टम कॉल जनरेट होता है। जैसे कि मान लो अगर आपको कुछ प्रिंट भी करना है, एक लाइन का प्रिंटर फंक्शन, तो उसके लिए भी कई सारे सिस्टम कॉल इंटरनली कॉल होते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। पहला पार्ट हो गया आपका कर्नेल। दूसरा होता है सिस्टम लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती है, इसके अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड फाइल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो फाइल में क्या होता है, प्रोग्राम होता है, यह स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम लाइब्रेरीज स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि कर्नल के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए मदद करते हैं या फिर उसमें सहायक होते हैं। लिनक्स की सबसे वेल नोन सिस्टम लाइब्रेरी GNU-C लाइब्रेरी है, GNU-C लाइब्रेरी है। तीसरा पार्ट है इसका सिस्टम टूल्स। अब सिस्टम टूल्स क्या है, लिनक्स ओएस के पास, ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के पास यूटिलिटी टूल्स का एक सेट होता है जो कि सामान्यतः सिंपल कमांड्स होते हैं। अब लिनक्स में आपको बेसिकली कमांड्स के बारे में जानना होगा कि कमांड्स का यूज़ करके हम कैसे, जैसे होता है ना कि CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं जब, और एक बोल सकते हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम कमांड्स का यूज़ करते हैं, CD, MD इत्यादि, CLS, ये सभी, तो वो सारे कमांड्स। तो लिनक्स ओएस के पास यूटिलिटी टूल्स का एक सेट होता है जो कि सामान्यतः सिंपल कमांड्स होते हैं। इन कमांड्स की मदद से आप अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, उन्हें एडिट एवं मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके अंदर भी जो भी डेटा उसमें चाहो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। ये सभी काम आप कमांड्स की सहायता से कर सकते हैं। तो जो ये कमांड्स हैं यही सारे क्या होते हैं, सिस्टम टूल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मतलब पार्ट्स है इसका डेवलपमेंट टूल। ये सभी सिस्टम स्ट्रक्चर ही है लिनक्स का स्ट्रक्चर। तो डेवलपमेंट टूल्स उपरोक्त कम, अब जितने भी आपने कंपोनेंट्स पढ़े अभी क्या क्या पढ़े, कर्नल, सिस्टम टूल, सिस्टम लाइब्रेरी, इन सब की मदद मदद से आप अपने सिस्टम में इस ऑपरेट लिनक्स को चला सकते हो, ठीक, चला सकते हो, वो काम करेगा, रन करेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ अपडेट करना हो तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डेवलपमेंट टूल्स की आवश्यकता होगी। तो उपरोक्त कंपोनेंट्स की सहायता से आपका ओएस काम कर सकता है, परंतु आपके सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको अन्य टूल्स एवं लाइब्रेरी होते हैं इसमें, होते हैं। यह एडिशनल, जिन्हें हम एडिशनल टूल्स एवं लाइब्रेरी कहते हैं, यह एडिशनल टूल्स एवं लाइब्रेरी प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे होते हैं तथा टूल चेन कहलाते हैं। यह टूल चेन ही डेवलपमेंट टूल्स होते हैं या फिर कहलाते हैं। और लास्ट टूल होता है हमारा एंड यूज़र टूल, ठीक है। यह टूल एक सिस्टम को यूज़र्स के लिए यूनिक बनाता है। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एंड यूज़र, मतलब कि जो यूज़र है यानी हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, तो यह टूल उनके लिए होता है। यह टूल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं परंतु यूज़र के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अब इसमें क्या कौन कौन से टूल्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स, ऑफिस सूट्स, ब्राउज़र, मल्टीमीडिया प्लेयर जैसे कि VLC प्लेयर, और भी जो भी आपके पास हो, इमेज व्यूअर, ये सभी क्या है, ये सभी जो है हमारे एंड यूज़र टूल्स होते हैं। तो ये था हमारा लिनक्स का स्ट्रक्चर। अब हम लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक दूसरे के संपूरक ही हैं। तो सबसे पहले हम यूनिक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो 1969 में बेल लैब, जो कि बहुत ही फेमस अमेरिका का लैब है, उसकी एक प्रोग्रामर्स डेवलपर्स की टीम ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया सभी कंप्यूटर्स के लिए। वो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और वो प्रोजेक्ट क्या था कि सभी कंप्यूटर्स के लिए एक कॉमन प्रोग्राम यानी कॉमन सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट का नाम इन लोगों ने दिया यूनिक्स, ठीक। क्या हुआ कि 1969 1969 में बेल लैब के एक डेवलपर्स की टीम ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जो कि प्रोजेक्ट था क्या, वो प्रोजेक्ट था कि सभी कंप्यूटर्स के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर तैयार करना, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम यूनिक्स रखा।
प्रारंभ में यूनिक्स केवल बड़े संस्थानों जैसा था ना कि मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, फिनेंशियल कॉरपोरेशंस में मेन फ्रेम यानी जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं एवं मिनी कंप्यूटर्स के साथ प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिक्स। तो बाद में क्या हुआ, अब लिनक्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिनक्स क्या था। ठीक, अब लिनक्स के बारे में बताया नहीं कि लिनक्स की जो प्रोग्रामिंग सी में हुई है उसमें GNU सी कंपाइलर्स यूज़ किए गए, और उसके बारे में कि लिनक्स को किसने डेवलप किया। ठीक, तो 1991 में लिनस टोरवेल्ड्स, किसने, लाइनस टोरवेल, इसको आप लाइनस टोरवेल्ड्स, ठीक, 1991 में लाइनस टोरवेल्ड्स नाम के हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, जो कि फिनलैंड में है, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड के एक छात्र ने फ्रीली अवेलेबल एकेडमिक वर्जन ऑफ यूनिक्स के लिए अपने खुद के कोड्स लिखना प्रारंभ किया। मतलब कि ये एक स्टूडेंट था लाइनस टोरवेल्ड नाम का 1991 में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड का, जिसने अपना खुद का यूनिक्स की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। समझिए बात को कि जैसा कि होता है ना विंडो, तो आपने विंडो के लिए खुद से प्रोग्राम, विंडो के जैसा सॉफ्टवेयर या ओएस बनाने के लिए खुद से प्रोग्राम लिखना, तो जो लाइनस टोरवेल्ड था इसने यूनिक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए खुद से प्रोग्राम्स लिखने शुरू कर दिए। बाद में यह प्रोजेक्ट लिनक्स कर्नल के नाम से जाना गया। बाद में इस प्रोजेक्ट को हमने लिनक्स कर्नल के नाम दिया, और जो इसका नाम था पहले फ्रिक्स रखा जाना था, FREAX फ्रिक्स, लेकिन बाद में इसे लिनक्स नाम दिया गया। ठीक, इसे डेवलप किसने किया था, लाइनस टोरवेल्ड ने। कब किया था, 1991 में। ठीक है, तो उन्होंने यह प्रोग्राम, जो लाइनस टोरवेल्ड था, ये प्रोग्राम अपने लिए बनाया था, मतलब कि अपनी खुद की पीसी के लिए। ऐसा उसका कुछ एम नहीं था कि इसको डेवलप करके हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे और इसको सेल करेंगे, ये सब कुछ नहीं। उसने अपने लिए बनाया था एक यूनिक्स की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम उसने लिनक्स रखा बाद में, क्योंकि वह यूनिक्स 386 इंटेल कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता था, परंतु वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब उनके पहुंच के बाहर था, ये उसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने खुद से अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिख डाला। ठीक है, सोचो कितने टैलेंटेड रहे होंगे कि उन्हें खुद से अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोचा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो आज सुपर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, वेब सर्वर, टैबलेट, लैपटॉप एवं घरेलू उपकरण जैसे AC, फ्रिज, माइक्रोवेव, हर जगह लिनक्स का यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, इसकी कोर प्रोग्रामिंग में, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा लिनक्स का पूरा हिस्ट्री। इसके कई सारे रिलीज़ आए हैं, इसमें उबंटू और इसका लेटेस्ट वर्जन, इसके बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक पूरा एक लिस्ट बनाइएगा इंटरनेट से लिनक्स के विभिन्न रिलीज़ के। ठीक है, उनकी पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। फिर हम पढ़ेंगे लिनक्स सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हो, तो वो उसके लिए क्या होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि ये इतने प्रोसेसर्स पे चलेगा, इतने से ऊपर, उसके बाद इतनी GB रैम, हार्ड डिस्क। तो उसी तरीके से सिस्टम में भी कुछ रिक्वायरमेंट होने चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि मिनिमम, कम से कम रैम, CPU एवं हार्ड डिस्क की आवश्यकता। तो कितनी आपकी रैम, तीन ही चीज़ की आवश्यकता होगी किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। कौन कौन से, लिनक्स मतलब मिनिमम रैम, CPU और हार्ड डिस्क। तो पहले क्या है, रैम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सही तरीके से स्मूथली रन करने के लिए कम से कम 1 से 2 GB रैम की आवश्यकता होती है। अगर आपके सिस्टम में 2 GB रैम है तो लिनक्स जो है आपका प्रॉपरली रन करेगा। और ये कौन सा, ये रेड हैट इंटरप्राइज लिमिटेड, RHEL द्वारा वेंडर, इसके कई सारे वेंडर है लिनक्स को भी प्रोवाइड करने के, कई कई सारे वेंडर्स के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है यूजर्स को, एक सामान्य यूज़र को। तो पहला रैम, यानी इसको 1 से 2 GB रैम की आवश्यकता होती है तरीके से कार्य करने के लिए। दूसरा है CPU। ठीक है, अब CPU के बिना प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो लिनक्स जो है इंटेल पेंटियम हो या उसके ऊपर के प्रोसेसर्स पर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है, मतलब कि बढ़िया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ठीक, अभी ज़रूरी नहीं कि ये केवल इंटेल के ही प्रोसेसर्स को अफोर्ड करें, या जो नॉन इंटेल प्रोसेसर्स जैसे सेरिक्स 686 तथा AMD के K5 एवं K6 को भी सपोर्ट करता है।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था रिक्वायरमेंट्स में इसके, हार्ड डिस्क इसमें बताया गया 4 से 5 GB हार्ड डिस्क लिनक्स ओएस एवं अन्य उससे संबंधित अन्य इम्पॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर करने के लिए पर्याप्त होता है, परंतु यूजर्स के डेटा को भी स्टोर करने के लिए 25 GB हार्ड डिस्क साइज रिकमेंडेड की जाती है, ताकि हमारा जो यूजर से संबंधित सभी ऑपरेशंस को हम इसमें प्रॉपरली सही ढंग से परफॉर्म कर सकें। तो ये लिनक्स था। लिनक्स के बारे में आपको बताया गया कि लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स बेस्ड बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको 1991 में लाइनस टोरवेल्ड ने बनाया था। उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो ये सभी चीज़ें हैं, इनसे आप अपना नोट्स तैयार करिए। और लिनक्स के रिलीज़ को ध्यानपूर्वक, लिनक्स के रिलीज़ को खुद से आप तैयार करेंगे, ठीक है, और मैं इसको चेक करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिनक्स कमांड्स एवं फिल्टर्स के बारे में बात